हेलो एवरीवन। आज हम लोग पीवाईक्यू मास्टर ब्लास्टर की सीरीज में एक अगला टॉपिक वायुमंडल को देखेंगे। ज्योग्राफी में वायुमंडल से क्वेश्चन ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें एक आध क्वेश्चन बनता ना हो। तो चलिए देखते हैं कि वायुमंडल क्या है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। ज़्यादातर लोग जो वीडियो बनाए हुए हैं, क्वेश्चन आएगा उसका आंसर मार्क करेंगे, क्वेश्चन आएगा आंसर मार्क करेंगे। वो चीज़ें इस वीडियो में बिल्कुल भी नहीं होंगी। एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है क्योंकि एग्जाम का लेवल अब धीरे-धीरे बढ़ रहा है। जहाँ पहले कट ऑफ 140-45 जाती थी तो वहाँ लगता था जीएस की इम्पोर्टेंस कब है, लेकिन अब आपको जीएस अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। कम से कम 30 नंबर 25 नंबर तो स्कोर 50 में करना ही पड़ेगा, खासतौर एसएससी के एग्जाम में। तो इस वीडियो में टॉप 25 वायुमंडल के क्वेश्चन हैं जो कि पिछले 25 सालों में पूरे एसएससी और रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो क्या 25 क्वेश्चन ही अभी तक पूछा गया है? तो ऐसा नहीं है, क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं लेकिन बार-बार रिपीट हो रहे हैं, वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो उसका एक निचोड़ है। नॉर्मली क्या होता है कि अगर एक क्वेश्चन है, एक आंसर मार्क करें तो 20-30 मिनट में एक वीडियो बन जाएगा और 20-25 क्वेश्चन उसमें हो जाएगा। लेकिन वो चीज़ें इस वीडियो में बिल्कुल भी नहीं होंगी। आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है। मैंने बहुत सारे फिगर भी ऐड किए हुए हैं ताकि आपको समझ में आए कि टॉपिक है क्या। रटने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करना है। वीडियो कंप्लीट करने के बाद आप एक अलग ही मुस्कुराहट के साथ टॉपिक को देखेंगे और जब भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप वायुमंडल के क्वेश्चन को टच करने का प्रयास करेंगे। इसमें सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू, एमटीएस, जीडी, जेई, स्टेनो, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेई टेक्नीशियन, आरपीएफ, इन सभी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं का 25 क्वेश्चन में पूरा निचोड़ है। और यानी अगर आप कंटिन्यूअस वीडियो को देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे तो आप बेहतर कर पाएंगे, 100% कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। क्वेश्चन नंबर 1, वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। एक बार अपने से आप गेस करने का प्रयास करिए कि आंसर क्या होगा अपने मन में, ताकि जब मैं आंसर उसको एक्सप्लेन करूं, बताऊं, तो आप समझ पाएं कि क्या इसमें हो रहा है और क्या सही कर पाया कि नहीं कर पाया। सब एग्जाम के क्वेश्चन है तो आप ये ब्लेम नहीं कर सकते क्वेश्चन कहाँ से लाया गया या कठिन है या सरल है। तो ऐसा कुछ नहीं, सब एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है और टॉप 25 क्वेश्चन है जो मोस्ट रिपीटेटिव हैं। तो वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? अब बहुत लोग इसका आंसर एटमॉस्फेरोलॉजी मार चुके होंगे क्योंकि वायुमंडल तो एटमॉस्फियर उसको कहते हैं, लेकिन एटमॉस्फेरोलॉजी जैसा शब्द डिक्शनरी में है ही नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? मीटीरियोलॉजी। और बाकी इकोलॉजी और एंथोलॉजी, देखिए जो एक स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाता है। हाँ, जो जो मतलब फेमस है कुछ स्टडी, अब ऐसा नहीं है स्टडी को लेकर तो 1000 क्वेश्चन बन सकते हैं लेकिन सब नहीं पूछा जाता। जो कुछ कुछ फेमस हैं, जो इस समय ट्रेंडिंग में कुछ टॉपिक चल रहे हैं, तो उन्हीं से रिलेटेड पूछा जाता है। वायुमंडल एकदम जनरली हमेशा डिस्कस किया जाने वाला टॉपिक है तो इसलिए पूछा भी गया है। तो इसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं? मीटेरियोलॉजी। इकोलॉजी किसको कहते हैं? तो जैसे जो जीव जंतु होते हैं, जीव जंतु और उनका जो वातावरण है, यानी जीव जंतु उनके वातावरण का जो अध्ययन होता है उसको हम इकोलॉजी में पढ़ते हैं। एंथोलॉजी क्या होता है? फूलों का अध्ययन। तो आंसर आपका मीटेरियोलॉजी हो जाएगा। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी की सतह की निकटतम वायुमंडल की परत कौन सी है? देखिए ओवरऑल पृथ्वी की जो वायुमंडल है उसमें कुल 5 परतें हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल एंड बाह्य मंडल। यानी अब इसका इंग्लिश में भी नाम रटना उतना जरूरी है क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जो आपको यहाँ पर हिंदी में नाम दिए गए हैं तो वो हिंदी में नाम देते नहीं है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि ट्रोपोस्फेयर ही लिखा होता है हिंदी में भी, तो आपको ये रटना ही पड़ेगा। तो रटने का एक तरीका नॉर्मली ये भी है, यहाँ पर जैसे इस हिसाब से इसको रट सकते हैं।
जैसे क्या है, टी, यस, यम। अब यहाँ पर आयन मंडल है तो आयनोस्फीयर, या इसको हम थर्मोस्फीयर भी बोलते हैं। फिर एक्सोस्फीयर। तो ओवरऑल बीच में क्या है, यम है, उसके बाद यस, टी, और इधर क्या है, थर्मोस्फीयर और ई। यानी यम बीच में है, यस टी नीचे है, ई टी ऊपर है। यस टी, ई टी, यस टी, ई टी। तो इस हिसाब से आप रट सकते हैं एक्सोस्फीयर, थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर में ही एक पार्ट होता है आयनोस्फीयर, तो यहाँ आयनोस्फीयर लिखा है, लेकिन जनरली थर्मोस्फीयर होता है। थर्मोस्फीयर का मतलब तापमंडल होता है। और ये क्या है, मध्यमंडल, स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर। तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि पृथ्वी की सतह के निकटतम वायुमंडल की परत कौन सी है। तो अगर ये पृथ्वी है तो सबसे निकट कौन सा है, क्षोभ मंडल है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, क्षोभ मंडल। अब थोड़ा सा कुछ चीजें क्षोभ मंडल में जानना जरूरी है, तो उसको एक बार समझ लेते हैं ताकि आगे क्वेश्चन उससे बने तो कर पाए आसानी से। तो आंसर तो क्षोभ मंडल हो जाएगा। अब देखिए होता क्या है, जैसे ये पृथ्वी है तो यहां तक क्या है, ट्रोपोस्फीयर। तो ट्रोपोस्फीयर और कुछ नहीं, इसी को हम क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं। अब क्षोभ मंडल में क्या क्या चीजें जाननी जरूरी वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब यहां से जो पृथ्वी की सतह से ये जो डिस्टेंस होती है, तो ये लगभग होती है ओवरऑल 18 किलोमीटर। लेकिन जो पोल पर होती है यानी ध्रुव पर बात किया जाए, अगर ओवरऑल हम पृथ्वी को ऐसे देखें तो ये मान लीजिए, अगर ये पोल है और ये मान लीजिए विषुवत रेखा है बीच वाला, तो यहाँ अगर ऊंचाई एक यहाँ पर एक ऊंचाई पे देखेंगे ऐसे, तो यहाँ पर 18 होगा, लेकिन अगर इसको हम ध्रुव पोल पर देखते हैं तो पोल पर ये 8 ही किलोमीटर होगा। ओवरऑल विषुवत रेखा पर सबसे ज्यादा डिस्टेंस होता है क्षोभ मंडल का, और ध्रुव पर सबसे कम होता है। तो ध्रुव पर कितना होगा, 8 किलोमीटर, विषुवत रेखा पे 18 किलोमीटर। कभी कभी क्या देता है, एवरेज पूछता है कि एवरेज कितना है, तो एवरेज का फार्मूला क्या है, 18 8 26, 26/2 13 किलोमीटर। तो ये चीज आप याद रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि आप आंसर ही न दे पाए, 8 किलोमीटर 18 किलोमीटर दोनों आ जाए। तो ये चीज मत सोचिएगा कि ऑप्शन में कभी ऐसा आएगा भी। उसके बाद अगली चीजें क्या है कि इसमें इस मंडल में हमको धूल कण बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, जलवाष्प बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ इसमें एक चीज क्या होता है कि जब आप पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं, अगर आप 165 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस यानी 165 मीटर ऊंचाई पर जाते हैं, 1 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, टेम्परेचर घट जाता है। यानी 165 मीटर अगर पृथ्वी से ऊपर आप जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस इसमें क्षोभ मंडल में क्या होगा, घट जाएगा। फिर अगला 165 जाएंगे तो फिर 1 डिग्री घट जाएगा। तो इस हिसाब से इसमें चलता है। अभी पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है कितने मीटर जाने पे 1 डिग्री घटता है, तो ये आंसर हो जाएगा 1 डिग्री 165 मीटर पर। फिर इस मंडल में एक खास बात और ये चीजें हैं कि यहाँ पर मौसम संबंधित घटनाएं सबसे ज्यादा देखने को मिलती हैं। तो कभी ये पूछे कि मौसम संबंधित घटनाएं किस मंडल में है, तो आपका आंसर होगा क्षोभ मंडल। तो इतनी सारी चीजें हैं जो अक्सर पूछा जाता है। तो अगर आप इतना याद रखते हैं तो जनरली क्वेश्चन इसी से बनेंगे, आगे आप देखेंगे भी। तो ध्रुव पर 8 किलोमीटर, विषुवत पर 18 किलोमीटर और इस 13 किलोमीटर, 165 मीटर ऊंचाई पे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस इसमें टेम्परेचर कम होगा। धूल कण जलवाष्प कहाँ ज्यादा देखने को मिलेंगे, तो क्षोभ मंडल में देखने को मिलेंगे। मौसम संबंधित घटनाएं कहाँ देखने को मिलेंगी, तो वो भी क्षोभ मंडल में देखेंगे मिलेंगी। और क्षोभ मंडल को हम और किस नाम से जानते हैं, तो ट्रोपोस्फेयर। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ये तो मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, कभी पढ़ा नहीं, तो फिर भी आप बने रहिए, वीडियो के अंत में आपको अच्छे से पूरी चीजें रिकॉल भी याद हो जाएंगी और समझ में भी आ जाएगा कि क्या होता है ये सब चीज। रटना नहीं है कि एक क्वेश्चन आ गया आंसर मार कर दिया, तो उससे तो कभी तैयार होने वाला नहीं है।
और जो पढ़े हैं पहले तो उनके लिए तो द बेस्ट है, वो तो अच्छे से समझ पा रहे होंगे, उनका पूरा रिवीजन हो रहा होगा इसमें। तो बस इतनी सारी चीजें हैं, इनको याद रखना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की सतह पर निकटतम वायुमंडल की परत क्षोभ मंडल है। तो मंडल को समताप मंडल से अलग करने वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? देखिए, ये है क्षोभ मंडल, ये है समताप मंडल। तो जैसे ऐसे समझिए, मान लीजिए ये है गिलास मान लीजिए। तो गिलास के जैसे मान लीजिए गिलास में यहाँ तक क्या है, पानी है, और ऊपर क्या है, वायु है। तो बीच में क्या है, एक परत। मान लीजिए अगर यहाँ पर हम एक पेपर डाल दें, तो ये कि ये सीमा क्रिएट करेगा ना। तो इसके ऊपर क्या होगा, वायु होगा, इसके नीचे क्या होगा, पानी होगा। तो ये जो सीमा है यहाँ भी उसी प्रकार है। ऊपर क्या है, समताप मंडल, नीचे क्या है, क्षोभ मंडल। बीच में जो एक सीमा जो दोनों को अलग कर रही है, उसको हम क्या कहते हैं, क्षोभ सीमा। क्या कहते हैं, क्षोभ सीमा। यानी क्षोभ मंडल के ऊपर क्षोभ सीमा, क्षोभ सीमा के बाद क्षोभ मंडल खत्म। उसके बाद क्या आ जाएगा, समताप मंडल। समताप मंडल एक जहां खत्म होगा तो वहां समताप सीमा हो जाएगी। उसके ऊपर दूसरा मंडल, फिर मध्य मंडल आ जाएगा। तो मध्य मंडल जहां खत्म होगा तो वहां मध्य सीमा। तो इसी हिसाब से चीजें चलती हैं। ओवरऑल क्षोभ मंडल का सबसे आखिरी पॉइंट जहां क्षोभ मंडल खत्म हो रहा है, तो उसको हम क्षोभ सीमा कहते हैं। तो पूछा ये जा रहा है कि क्षोभ मंडल को, यानी क्षोभ मंडल ये है, समताप मंडल ये है, तो दोनों को कौन सी सीमा अलग कर रही है, तो ये है क्षोभ सीमा। तो आंसर क्या हो जाएगा, क्षोभ सीमा। अब यहां पर देखिए ऑप्शन क्षोभ कहीं लिखा ही नहीं है, सब इंग्लिश में लिखा है। तो वैसे भी हमने क्या अभी को सीखा, यम, और उसके बाद यश टी ई टी, यश टी ई टी, ऐसे ही रटना है। ई टी, यम, यश टी। यश टी नीचे है, ई टी ऊपर है, बीच में यम है। तो ये क्या है, ट्रोपोस्फेयर। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि नाम इंग्लिश में रटना जरूरी है, क्योंकि ऑप्शन उसी हिसाब से बन रहे हैं। तो ट्रोपोस्फेयर है, यहां पर क्या होगा, ट्रोपोपॉज। ट्रोपो, पी ए यू एस ई। ट्रोपोपॉज क्यों कहा जाएगा, क्योंकि ट्रोपो तो क्षोभ है, और पॉज का मतलब वहां पर ट्रोपोमंडल खत्म हो जा रहा है, यानी ट्रोपो स्पेयर खत्म हो जा रहा है, क्षोभ मंडल। तो इसलिए उसको हम ट्रोपोपॉज, यानी रुक जा रहा है। पॉज का मतलब रुकना होता है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ट्रोपोपॉज। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ट्रोपोपॉज। अब जैसे स्ट्रेटोपॉज क्या है, तो स्ट्रेटोपॉज जहां समताप मंडल खत्म हो जाएगा, यस है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, स्ट्रेटोपॉज। ये पूरा समताप मंडल का रेंज है। समताप मंडल जहां खत्म हो रहा है वो क्या है, समताप सीमा। तो उसको हम स्ट्रेटोस्फीयर। बाई चांस क्वेश्चन यहाँ पूछता कि समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच में कौन सी सीमा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, समताप सीमा। अब इसमें देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर, आगे तो स्ट्रेटो और ट्रोपो है, लेकिन पीछे क्या लगा है, मर्ज लगा है। ये शब्द जहां आएगा, यानी ट्रोपोमर्ज और स्ट्रेटोमर्ज की बात होगी, तो ट्रोपोमर्ज जानते हैं क्या होता है। ट्रोपोमर्ज वो होता है कि जैसे एक ही समय में एक ही मंडल में दो अलग अलग जब मौसम होते हैं, तो इनको जो जोड़ता है, जैसे मान लीजिए क्षोभ मंडल में अब ऊपर थोड़ा सा मौसम अलग है, नीचे थोड़ा सा मौसम अलग है, इसको जो जोड़ रहा है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रोपोमर्ज। नॉर्मली इससे क्वेश्चन बनता नहीं, फिर भी मैं आपको एक बार ऑप्शन में आया तो बता दे रहा हूं क्या है। तो ट्रोपोमर्ज का मतलब एक ही मंडल में, मतलब ट्रोपो है तो क्षोभ मंडल में दो अलग अलग मौसम को जो जोड़ रहा है उसको क्या कहते हैं, ट्रोपोमर्ज कहते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंसर इसका ट्रोपोपोज हो जाएगा। क्यों हो रहा है वो आप अच्छे समझ चुके होंगे। भारत में शीत ऋतु के दौरान वायु के जेट प्रवाह की ऊंचाई कितनी होती है। अब सबसे पहले ये होता है कि जेट प्रवाह होता क्या है, उसको जानते हैं कि जेट प्रवाह क्या है। तो जेट प्रवाह क्या होता है कि पृथ्वी के वायुमंडल में तेज हवाओं की एक पतली पट्टी चलती है। अभी आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, जैसे पृथ्वी है, तो यहाँ पर जो एक पतली यानी संकरीय मार्ग में यहाँ पर देखिए वायु चल रही है, ये बहुत तेज होती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं जेट प्रवाह। जेट प्रवाह कहाँ देखने को मिलती है,
तो वो मतलब अगर ऊंचाई की बात किया जाए तो ये 9 से 13 किलोमीटर के रेंज में मिलती है। कहाँ पर? ऊंचाई पर। यानी 9 से 13 किलोमीटर की बात हो रही तो ओवरऑल आएगा किसमें? क्षोभ मंडल में। तो क्षोभ मंडल में ही ये जेट प्रवाह देखने को मिलते हैं। अगर डिस्टेंस यहाँ मतलब पृथ्वी के सतह से ऊंचाई की बात किया जाए तो 9 से 13 किलोमीटर का वो रेंज होता है जहां पर देखने को मिलती हैं। अब बात यह, जैसे यहाँ पर दो प्रकार का दिया है, पोलर जेट है, सब ट्रॉपिकल है। तो यानी पृथ्वी पर जो अक्षांश है तो उच्च अक्षांश के हिसाब से इसको सब ट्रॉपिकल बोला जा रहा है, पोलर बोला जा रहा है। तो अभी आपको जेट के बारे में परेशान नहीं होना है। अभी ये चीज समझना है जेट प्रवाह है क्या। तो वायुमंडल में तेज हवाओं की एक पतली पट्टी है जो आमतौर पर यहाँ पर देखिए पश्चिम से पूरब की ओर बह रही है। ये क्या है? वेस्ट। ये क्या है? ईस्ट। तो पृथ्वी जिस हिसाब में से घूमती है उसी हिसाब से ये वायु भी बह रही है। स्पीड लगभग 100-150 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो वो चीज समझिए कि 9 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये हवा चलती है। और कब चलती है? तो शीत ऋतु के दौरान चलती है। बस इतना याद रखिए, ये 9 से 13 किलोमीटर हाइट है। ये मत सोचिए कि ये उसकी स्पीड है। तो इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पर ऊंचाई पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जलवायु और मौसम में होने वाले सभी परिवर्तन होते हैं, यानी जलवायु और मौसम में होने वाले सभी परिवर्तन किस मंडल में होते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो अभी मैंने क्या बताया कि क्षोभ मंडल बताया। क्षोभ मंडल में मैंने बताया कि मौसम संबंधित घटनाएं कहाँ देखने को मिलती हैं? क्षोभ मंडल में। या जलवायु परिवर्तन वाला चीज कहाँ देखने को मिलेगा? क्षोभ मंडल में। ध्रुव पर 8 किलोमीटर, और विषुवत रेखा पर कितना होगा? 18 किलोमीटर। अवरेज कितना होगा? 13 किलोमीटर। धूल कण कहाँ जा और जलवाष्प कहाँ ज्यादा देखने को मिलेंगे? वो भी क्षोभ मंडल में देखने को मिलेगी। बाकी जेट कहाँ, जेट प्रवाह कहाँ देखने को मिलेगा? वो भी क्षोभ मंडल में 9 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर। तो बस इतनी चीजें याद रखें, बस यही पूछा जाता है बार बार। तो आगे अभी को मैंने बताया ये ताप मंडल है। ताप मंडल मतलब टी, थर्मोस्फेयर। ये स्ट्रेटोस्फेयर, ये मीजोस्फेयर। तो यम बीच में होगा, एस टी नीचे होगा और ई टी ऊपर होगा। यानी एक्जोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, मीजोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, उसके बाद ताप मंडल और बहिर्मंडल। पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? अब यहां पर बहुत लोग तुरंत क्वेश्चन पढ़े और इसका आंसर क्षोभ मंडल मार चुके होंगे, लेकिन ये गलत है। क्योंकि यहां पूछा गया कि पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है। वायुमंडल की बात नहीं कर रहा है, कि ये पूछा जा रहा है कि वायुमंडल की जो परतें हैं, यानी पृथ्वी से ऊपर के भाग को नहीं पूछा जाए, पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है। यानी पृथ्वी की बात यहाँ पर हो रही है, न कि वायुमंडल की। इसलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? स्थल मंडल। अब इसमें बहुत लोग गलत क्षोभ मंडल मारकर एग्जाम में आएंगे, उनका गलत भी हुआ होगा। यहाँ पर देखिए मैंने फिगर भी लगाया है। जैसे देखिए ऊपर, जैसे ये पृथ्वी है तो पृथ्वी के ऊपर क्या है? 5 मंडल है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, बहिर्मंडल। यानी ई टी यम, यम बीच में रहेगा, ई टी ऊपर, एस टी नीचे। यम बीच में रहेगा, ई टी ऊपर, एस टी नीचे। तो स्ट्रेटोस्फेयर, थर्मो, बार बार रिवाइज कराने का एक ही मकसद है कि आपको याद हो जाए चीजें। स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्जोस्फेयर। तो ये वायुमंडल की परतें। लेकिन यहां पर क्या पूछा जा रहा है कि पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं। अब ये पृथ्वी यहाँ अगर सेंटर है, कोर, तो यहाँ ऊपरी भाग इसकी बात किया जा रहा है, इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं पपड़ी, यानी क्रस्ट बोला जाता है। और सेंटर को कोर बोला जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? स्थल मंडल। इसी पर हम लोग रहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? स्थेनोस्फेयर। स्थेनोस्फेयर बोला जाता है। तो पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अगर इसमें यह पूछा जाता कि वायुमंडल की परत के बारे में पूछा जाता, तब आप मारते क्षोभ मंडल होगा कि पृथ्वी से ऊपर क्या है।
अब पृथ्वी की जब बात हो रही है तो स्थल मंडल यहाँ पर होगा, सतह की बात हो रही न कि वायुमंडल की परत की। तो आंसर स्थल मंडल हो जाएगा। वायुमंडलीय तापमान सामान्यतः ऊंचाई के साथ घटता है। बिल्कुल ऐसा होता है कि जैसे मैंने अभी को क्या बताया कि और लेकिन कभी-कभी यह घटना क्षोभ मंडल में उल्टी देखने को मिलती है। यानी 165 डिग्री जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो हमने कहा कि 1 डिग्री सेल्सियस ये कम होता है टेम्परेचर। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि वायुमंडलीय तापमान सामान्यतः ऊंचाई के साथ घटता है। बिल्कुल सही है, टेम्परेचर घट रहा है ऊंचाई के साथ। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि यह घटना क्षोभ मंडल में उल्टी हो जाती है। उल्टी का मतलब 165 डिग्री अगर ऊंचाई पर जाएंगे तो इसमें टेम्परेचर कुछ भी थोड़ा बहुत बढ़ेगा, न कि घटेगा। सामान्यतः तो घटता है, लेकिन जब बढ़ेगा तो उसको क्या कहेंगे, उस घटना को क्या कहेंगे? तो उसको कहते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन, यानी तापमान व्युत्क्रमण हो गया है, यानी टेम्परेचर उल्टा हो गया है। जो चीज घटता था बढ़ने लगा है। तो यही चीज है, वायुमंडल की समस्या उत्पन्न इससे हो सकती है। अगर कभी कभी क्या होता है कि ये चीजें जब होने लगती हैं तो इसमें वायुमंडल की समस्या उत्पन्न होने लगती है। और ये चीजें कहाँ पर देखने को मिलती हैं? तो ये तापमान जो व्युत्क्रमण वाली ये घटना है, ज्यादातर घाटियों में देखने को मिलती है। जैसे आपने कश्मीर घाटी का नाम सुना होगा, और या स्थिर वायु वाले क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं। स्थिर वायु को जहां पर थोड़ा सा मतलब एक बैलेंस में हवा चलती है ना, कि एक कभी बहुत तेज कभी बहुत धीरे, तो वहां नहीं, स्थिर वायु वाले क्षेत्रों में वो घाटियों में देखने को मिलती है। तो कहते क्या है इसको? तापमान व्युत्क्रमण। आगे अभी जो नीचे शब्द हैं आगे वो आएंगे तो उनको हम अच्छे से समझेंगे। समताप मंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब क्षोभ मंडल से जो मैंने बताया क्वेश्चन उतना ही बनेगा, कुछ भी उससे ज्यादा नहीं बनेगा। तो यहां तक क्षोभ मंडल था, ये खत्म हो गया। अब समताप मंडल की बात हो रही है। मैंने एक क्रोनोलॉजी में लिया है ताकि आप अच्छे से पूरी चीजों को कंप्लीट भी कर लें और समझ भी पाए कि हो क्या रहा है इसमें। तो समताप मंडल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सबसे पहले समताप मंडल के बारे में हम समझते हैं क्या होगा। अ, देखिए होता क्या है, अगर इसमें ओजोन परत पार, पहले ये देखिए, यह परत बादलों से लगभग मुक्त होती है, ठीक है। ओजोन गैस की एक परत होती है, ठीक है, लगभग 50, ये भी ठीक है। यह मध्य मंडल के ठीक ऊपर है। अब मान लीजिए नीचे का जो ऑप्शन है आपको कुछ भी नहीं पता इस मंडल के बारे में, लेकिन आपको ये चीज तो पता है ना कि ई टी एस टी एम बीच में। तो यहां पर क्या है, यह मध्य मंडल के ठीक ऊपर होती है। मध्य मंडल ये है मीजोस्फीयर। तो ऊपर मध्य मंडल के ठीक ऊपर क्या है? थर्मोस्फेयर है ना। तो समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर तो नीचे है, और इसमें बोला गया ठीक ऊपर होती, तो ये ऑप्शन तो पहले ही कट गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। लेकिन अभी नीचे की चीजें वो आगे बता रहे हैं क्या होता है, तो उसको समझिए। अब थोड़ा सा हम लोग स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में समझते हैं क्या होता है। समताप मंडल कहते हैं ई टी एम एस टी, यानी एस टी ई टी ऊपर नीचे एम बीच में। बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। देखिए समताप मंडल, ये तो आप समझ रहे हैं कि ये पहला परत है, तो ये वायुमंडल की दूसरी परत है। इसका रेंज क्या है? तो 10 से 50 किलोमीटर के रेंज में होता है। यानी पृथ्वी से 10 किलोमीटर की ऊंचाई और उसके ऊपर जब जाएंगे 50 किलोमीटर तक, तो आपको समताप मंडल देखने को मिलेगा। यानी 10 से 50 किलोमीटर की रेंज में। यहां पर समताप का मतलब क्या समझ रहे हैं? क्यों इसको बोला जा रहा है समताप? यानी यहां पर समान ताप है। इस मंडल में टेम्परेचर जो होता है वो समान होता है बहुत ज्यादा। जैसे क्षोभ मंडल में क्या होता है, मौसमी घटनाएं, टेम्परेचर ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन समताप मंडल में ऐसा नहीं होता, टेम्परेचर वहां पर समान होता है, तापमान स्थिर होता है, और ऊंचाई के साथ साथ क्या होता है कि धीरे धीरे बढ़ता है। यानी मैंने ट्रोपोस्फेयर में क्या देखा कि जब हम ऊंचाई पर जा रहे हैं तो टेम्परेचर घट रहा है, कितना? 1 डिग्री सेल्सियस। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है कि ऊंचाई पर जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। ऊंचाई के साथ साथ टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है।
तो ये चीज याद रखिएगा, कभी हो सकता है पूछे, नॉर्मली अभी पूछा तो गया नहीं है। यानी ओवरऑल समझिए ट्रोपोस्फेयर का एकदम एग्जैक्ट उल्टा है, इसमें ऊंचाई के साथ टेम्परेचर घट रहा है, तो इसमें ऊंचाई के साथ टेम्परेचर बढ़ रहा है। उसके बाद इसमें एक क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ओजोन लेयर जो है, तो ओजोन लेयर से बहुत क्वेश्चन बनता है। तो इसमें ओजोन परत पाया जाता है इसी समताप मंडल में, O3। अब ओजोन परत की रेंज क्या है, यहां पर आप देखिए कुछ महसूस करिए, तो इसमें एक लेयर यानी स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में ये जो लाइन है, कुछ तो इसको दर्शा रही है। यानी ये चीज 15 से 35 किलोमीटर की रेंज में ओजोन परत पाया जाता है, 15 से 35 किलोमीटर की रेंज में। अब ओजोन परत का मेन काम क्या है कि ये अल्ट्रावायलेट जो किरण होती है सूर्य से आती है, तो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकता है। तो बस अगर इतना ही ये सब चीजें इसमें याद रखते हैं। हाँ, नॉर्मली ये चीज है कि अगर मौसम संबंधित घटनाओं की बात की जाए, तो मौसम संबंधित घटनाएं इसमें नहीं देखने को मिलती। और नॉर्मली क्या होता है कि जैसे जहाज जब उड़ता है, तो यहाँ पृथ्वी से उड़ा ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद जाकर ये कहाँ पर चला जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल में। जब समताप मंडल में ये चला जाता है, तो वहां पर आराम से एक लंबी दूरी तक तय करता है, कोई वहां पर टर्बुलेंस नहीं होता, कोई पर मतलब वायु का एक मतलब वहां पर टेम्परेचर एकदम समतल है, समान चल रहा है, तो जहाज वहां अच्छे से उड़ पाता है। इसलिए ट्रोपोस्फेयर से जब जाता है, तो डायरेक्ट वो स्ट्रेटोस्फेयर में चला जाता है और फिर वहां से लंबी दूरी तय करता है। तो कभी ये पूछ ले कि जो जैसे वायुयान होते हैं क्यों वो स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं, तो उसका रीजन ये है कि वहां का टेम्परेचर समान होता है। बस इतनी चीजें अगर आप याद रखते हैं, तो इसी से पूछा क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीछे का क्वेश्चन क्या था वो आप समझ गए ना। हाँ, यहाँ पर एक बार देख लीजिए। अब इसको, यह परत बादलों से लगभग मुक्त होती है, बिल्कुल सही है। इसमें ओजोन गैस की एक परत होती है, बिल्कुल सही है। यह लगभग 50 किलोमीटर तक फैला है, बिल्कुल सही है। यह मध्यमंडल के ठीक ऊपर है, बिल्कुल गलत है, जो आंसर भी हो जाएगा। ओजोन की उपस्थिति सूरज की हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से रोकती है। कौन रोकता है? यानी इसमें पूछा जा रहा है किसमें ओजोन की परत उपस्थित होती है, तो थर्मोस्फेयर, बिल्कुल गलत। तापमंडल, स्टेटोस्फेयर समताप, आंसर यही हो जाएगा। मीजोस्फेयर नहीं होगा, ट्रोपोस्फेयर नहीं होगा। यानी ओवरऑल क्या है, ई टी फिर एम बीच में एस टी। तो ट्रोपोस्फेयर, स्पेयर, स्टेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्जोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर हो जाएगा, यानी सेकंड वाली परत में ओजोन लेयर पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन परत किस प्रकार के विकिरण को अवशोषित करती है? अभी मैंने क्या कहा कि सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित कौन करता है? ओजोन लेयर। होता कहाँ है? समताप मंडल में। समताप मंडल को और क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर। तो क्या होगा, ओजोन परत की किस प्रकार की विकिरण? तो पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट होती है, यूवी इसको कहते हैं, यूवी रेज। अब बहुत बार अवरक्त किरण देगा, तो आपको उसको नहीं मारना है, पराबैंगनी किरण होगा इसको, अल्ट्रा वायलेट। वायलेट माने बैगनी, अल्ट्रा माने ज्यादा, तो पराबैंगनी किरण होगा। सूर्य को पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से कौन मुक्त करता है? पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से कौन मुक्त करता है? तो ओजोन मुक्त करता है, और क्या। अभी ओजोन का अगर ये पूछे, तो मतलब जो केमिकल फार्मूला होता है, तो O3 होगा उसका। क्या होगा? O3। अंतरिक्ष से प्रवेश करने पर उल्का पिंड वायुमंडल की किस परत में जल जाते हैं? तो यानी अब समताप मंडल की कहानी खत्म हो गई, अब अगला मंडल आ रहा है।
यहाँ पर हमने क्षोभ मंडल देखा, समताप मंडल देखा, अब बात होगी मध्य मंडल की। तो मध्य मंडल क्या होता है? ये सबसे ठंडा होता है। ऑलरेडी 1, 2, 3, तो ये वायुमंडल की तीसरी परत है। यहाँ ये 18 किलोमीटर के रेंज तक देखे थे, फिर हम यहाँ 50 किलोमीटर के रेंज तक क्या देखे थे? समताप मंडल। और 50 से फिर ऊपर की जब बात होगी, यानी ओवरऑल हम देखें तो 50 से 85 किलोमीटर मध्य मंडल की बात हो रही है, तो 50 से 85 किलोमीटर तक क्या होगा? मध्य मंडल होगा। अब इसमें होता क्या है कि जो अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इसी मंडल में आकर क्या होते हैं? जलकर राख हो जाते हैं। अब उल्का पिंड होते क्या हैं? तो उल्का पिंड क्या होता है कि अंतरिक्ष चट्टान जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है, यानी अंतरिक्ष की। इसमें एक स्लाइड और है तो उसमें आपको समझा रहे हैं, देखिए। ये है पृथ्वी, अंतरिक्ष से आने वाले, जैसे कोई वहां पर पत्थर का चट्टान है, पत्थर है, तो वो चीज मतलब अंतरिक्ष का चट्टान है, तो वो जब पृथ्वी की ओर आता है तो जैसे एक मंडल जो बना है मीजोस्फीयर, यहाँ पर देखिए आ रहा है, तो ये मीजोस्फीयर में आते आते यानी 50 से 85 80 किलोमीटर के रेंज में जब आता है तो ये क्या होता है? जलकर राख हो जाता है। जलकर राख हो जाता है। तो बस इतना याद रखना है, कभी भी पूछे कि जो अंतरिक्ष से आने वाले जो उल्का पिंड है किस मंडल में जलकर राख होते हैं, तो वो मीजोस्फीयर होगा। इंग्लिश में इसको मीटियोर कहते हैं, मीटियोर्स। बस इतना याद रखना है, इसमें आंसर क्या हो जाएगा? मध्य मंडल, मीजोस्फीयर। ये तीसरी मंडल है, सबसे ठंडी परत है, 50 से 85 किलोमीटर के रेंज में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। दी गई वायुमंडलीय परतों में से किसका घनत्व तो सबसे कम होता है? तो सबसे पहले परत आपको याद है कि नहीं? परत क्या है? ई टी यम एस टी। स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्जोस्फेयर। बहिर्मंडल, तापमंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल। स्ट्रेट का मतलब समताप, समान ताप है। ट्रोपो का मतलब क्षोभ मंडल। मीजो माने मध्य में है ही, और थर्मो माने थर्मल, जहां आएगा वहां ताप से हो जाएगा ताप मंडल है। एक्जो माने बाहर होता है तो बहिर्मंडल हो जाएगा। तो दी गई वायुमंडलीय परतों में किसका घनत्व तो कम होता है? तो सबसे कम डेंसिटी किसकी होती है? वो होती है बहिर्मंडल की। आंसर क्या हो जाएगा? बहिर्मंडल। और सबसे ज्यादा डेंसिटी की बात की जाए, सबसे ज्यादा मौसम धूल कण कहाँ होते हैं? तो क्षोभ मंडल में। तो अगर डेंसिटी की बात की जाए सबसे ज्यादा कहाँ होती है? वो क्षोभ मंडल में होती है। सबसे कम किस में होती है? तो एक्जोस्फीयर में होती है। अच्छा, यहाँ पर डेंसिटी क्यों है वो आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पर प्रदूषण है, मौसम है, धूल है, कण है, तो इसलिए यहाँ डेंसिटी ज्यादा है, ऊपर की कम है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 14। वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचरण में मदद करती है? अब हमने कहाँ तक देखा? पहला देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा, अब हम चौथे की बात कर रहे हैं, तापमंडल की। तो तापमंडल क्या होता है कि हमने देखा कि शुरू से यानी 8 18 किलोमीटर के रेंज में क्षोभ मंडल था। उसके बाद हमने देखा कि 10 से 50 के रेंज में क्या था? समताप मंडल। ये थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा, कहीं 10 होगा, कहीं 15 होगा, कहीं ज्यादा हो जाएगा, कहीं 20 से शुरू होगा। वो चीज पूछा नहीं जाएगा, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि कहीं 10 आ गया तो कहीं 8 आ गया, कि जैसे 18 खत्म हो रहा है तो 10 से क्यों शुरू हो रहा है, तो कहीं 8 पर भी तो खत्म हो रहा है, वो भी चीज तो देखना है। फिर 50 से 85 80 85 तक क्या था? मध्य मंडल। उसके बाद 85 80 85 से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा? तो ये 500 से 1000 किलोमीटर तक जाएगा, ताप मंडल। और उसके ऊपर बहिर्मंडल होता है। बहिर्मंडल से जनरली क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, तो ताप मंडल के बारे में थोड़ा सा चीजों को जान लेते हैं। यहाँ पर क्या होती है कि सूर्य के द्वारा आने वाली किरणों की अधिकता यहाँ पर ज्यादा होती है। यही रीजन है कि ये बहुत ज्यादा क्या होता है? गर्म।
तापमंडल नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर हाई होगा। तो यही रीजन है कि सूर्य की किरणें ज्यादा आने की वजह से बहुत ज्यादा ये गर्म होता है। अब बाकी इसमें अगर देखा जाए तो तापमंडल में एक निचला भाग होता है, उसको हम क्या कहते हैं? आयन मंडल। जैसे ये तापमंडल, जैसे समताप मंडल में यहाँ पर क्या था? ओजोन परत था, ओजोन परत की लेयर थी। तो तापमंडल में भी एक ऐसी परत होती है जिसको हम क्या कहते हैं? आयन मंडल। लगभग 350 किलोमीटर की रेंज में रहती है। तो आयन मंडल क्या होता है कि सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं वायुमंडल के अणुओं को आयनित करती हैं। सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट किरण है वो क्या होती हैं कि इस आयन मंडल में अणुओं को आयनित करती हैं। तो इसलिए इसको हम आयन मंडल नाम दिए हैं। जहां पर सूर्य की किरणें आयनित हो रही हैं इसलिए उसको हम आयन मंडल कह रहे हैं। अब यहाँ पर एक चीज और देखने को मिलता है, वो क्या है कि रेडियो सिग्नल को परावर्तित करके सबसे लंबी दूरी तक किस मंडल में, मतलब रेडियो सिग्नल को जो भेजता है वो होता है तापमंडल। रेडियो सिग्नल्स को सबसे लंबी दूरी तक भेजता है। यही रीजन है कि तापमंडल में हम क्या क्या देखने को मिलता है? उपग्रह और अंतरिक्ष, यानी स्पेस स्पेस शटल जो विमान होते हैं वो भी कहाँ पर देखने को मिलते हैं? तापमंडल में देखने को मिलते हैं। अब जैसे आपने सुना होगा इन अंतरिक्ष इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी है ना, तो ये इसी तापमंडल में वो घूमता रहता है। और ये रेडियो सिग्नल्स को जो इतना फ्रीक्वेंसी से ये ट्रांसफर कर रहे हैं, यही रीजन है कि उपग्रह को हम किस में रखते हैं? तापमंडल में रखते हैं। और स्पेस विमान भी इसी में उड़ते हैं। तो बस इतनी चीजें याद रखनी है। रेंज 85 से 80, 85 से 500 से 1000 सूर्य की किरणों को अधिकता इसमें ज्यादा होती है, इसलिए इसको हम तापमंडल कहते हैं। बहुत ज्यादा गर्म होता है। यहाँ पर आयन मंडल भी पाया जाता है। आयन मंडल क्यों नाम देते हैं? क्योंकि अल्ट्रावायलेट किरणें यहाँ पर आयनित होती हैं। 350 किलोमीटर की रेंज में आता है ये, लेकिन ये पूछा नहीं जाएगा तो याद करने की जरूरत भी नहीं है इसको। अंतरिक्ष यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, उपग्रह, ये किस में मिलते हैं? तापमंडल में। और रेडियो सिग्नल कहाँ पर ज्यादा फ्रीक्वेंसी से ट्रांसफर होता है? तो वो तापमंडल होता है। बाकी बहिर्मंडल से कुछ क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, और वायुमंडल से आगे क्वेश्चन है तो वो देख रहे हैं हम लोग। तो बहिर्मंडल होगा नहीं, मध्यमंडल होगा नहीं, समताप मंडल होगा नहीं। इसमें बाह्य वायुमंडल लिखा है। नॉर्मली है आंसर ये, लेकिन यहाँ पर ये शब्द लिखना सही नहीं है, भले वो ऑप्शन में दिया था यही माना था। ठीक है, ऊपर के 3 ऑप्शन तो हम लोग समझ रहे हैं कट जाएगा। वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचरण में मदद करती है? तो ये तीनों तो नहीं होगा, तो ऑप्शन वही बचा, मार कर चलेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन देना चाहिए था वो तापमंडल या थर्मोस्फीयर लिखना चाहिए था। यहाँ पर देखिए ये स्पेस क्राफ्ट हैं और ये सैटेलाइट यानी उपग्रह हैं। इसमें है तो थर्मोस्फीयर में, तापमंडल में। पृथ्वी की सतह से ऊपर वायुमंडलीय परतों का सही क्रम क्या है? जैसे ये पृथ्वी है तो सबसे पहले क्या आएगा? टी, यानी एस टी लिख देते हैं हम लोग, फिर यम, फिर ई टी। ई टी यम एस टी, एस टी नीचे लिखते हैं, ई टी ऊपर लिखते हैं, यम। तो यहां पूछा गया है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर, सतह से ऊपर तो सबसे पहले क्या आएगा? टी आएगा, यानी क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर। फिर यस यानी स्ट्रेटो, फिर मीजो, और फिर थर्मो, फिर एक्सो। एक्सो दिया ही नहीं है तो 4 है, तो आंसर यही हो जाएगा। हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? और थोड़ा सा कुछ गैसों के बारे में जान लेते हैं कि वातावरण में कौन कौन सी गैस पाई जाती है और कितना कितना परसेंटेज होता है, जो क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन चारों का आपको परसेंटेज बहुत सही से याद रखना है। और कुछ अदर गैस हैं तो नॉर्मली पूछा बहुत कम जाता है, लेकिन बाई चांस एक क्वेश्चन शायद आगे बना है, आपको दिखा रहे हैं वो। तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा क्या है? नाइट्रोजन है। उसके बाद ऑक्सीजन। उसके बाद क्या है? आर्गन। और उसके बाद क्या है?
कार्बन डाइऑक्साइड। सो हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होता है, तो 78 हो जाएगा आंसर। दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन आता है, 20.9 लिखा है। कभी कभी एग्जैक्ट दे दे, तो अगर जैसे 20.9 दिया है और 21 दिया है तो आपको आंसर 20.9 मारना है, लेकिन नॉर्मली 20.9 नहीं देगा। देखिए यहाँ भी 21 दिया है, तो आंसर क्या होगा, 21 हो जाएगा जब ऑक्सीजन पूछेगा तब। आर्गन का कितना होता है, 10.90%। आर्गन क्या एक अक्रिय गैस है, और अक्रिय गैस किसको कहते हैं, जो किसी से रिएक्शन नहीं करता, हम उसको अक्रिय गैस या दुर्लभ गैस कहते हैं। और CO2 कितना होता है, 10.03, 10.03, 10.03%। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन अभी आगे पूछा जाएगा। तो 78%, 21%, फिर आर्गन 10.90 और CO2 10.03। फिर बाकी और गैस हैं, उसको याद रखना नहीं है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कितनी होती है, यानी मतलब सांद्रता में कितना परसेंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। तो अभी को आर्गन कितना होता है बताया, 10.90%। CO2 कितना होता है, 10.03। और नाइट्रोजन 78 दिया है, 78.08 होता है। और ऑक्सीजन 20.95 है, 20.9, नॉर्मली 21 देगा, तो इसमें बहुत कंफ्यूज नहीं होना है। और आर्गन में देखिए यहाँ पर 93 लिखा है, तो कभी कभी 90 देगा, कभी कभी 93, तो आप उतना लमसम दिमाग में लेकर चलिए, 78, 21, 10.90 और 10.03। आर्गन, CO2, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड पूछा। अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए क्या दिया है, होता क्या है कि 0.038% होता है। यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, 0.038%, और यहाँ क्या दिया है, 0.38%। यानी 38, यहाँ जीरो हटा है, यानी ये तो गलत हो जाएगा। बहुत लोग अगर ध्यान से पढ़े होंगे तो इसी को मतलब T8 पे ध्यान दिए होंगे तो आंसर मार्क कर दिए होंगे, लेकिन आंसर इसका ए होगा, 0.03%। अब 8 दिया होता तो अगर ओवरऑल सही क्या होता, 0.038%, लेकिन 8 नहीं दिया, 0.03 होगा। वायुमंडल में कौन सी इनमें से वायुमंडल में मौजूद इनमें से कौन सी गैस का उपयोग दहन यानी जलाने में, श्वसन यानी सांस लेने में, नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण में, तीनों प्रक्रियाओं में किया जाता है। तो ऑलरेडी आग जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनाना है तो ऑक्सीजन की जरूरत होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। यानी वायुमंडल में मौजूद, बिल्कुल मौजूद है, कौन सी गैस का उपयोग दहन, श्वसन, नाइट्रोजन ऑक्साइड के निर्माण में या तीनों प्रक्रियाओं में किया जाता है, तो ऑक्सीजन आंसर हो जाएगा। यहाँ हिंट ऑक्साइड दिया तो आप वहां से भी समझ सकते थे। सबसे प्रचुर मात्रा में दुर्लभ गैस कौन सी है, दुर्लभ का मतलब अक्रिय गैस। अक्रिय का मतलब जो किसी से क्रिया न करे, तो मैंने अभी को बताया आर्गन है सबसे प्रचुर मात्रा में। यहां पर देखिए ऑप्शन जो दिया गया है इसमें से और भी हैं अवेलेबल। देखिए हीलियम है, बिल्कुल हीलियम है। आर्गन, आर्गन है। नियॉन, नियॉन भी है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी है। नाइट्रोजन तो वैसे भी कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दिया ही इसलिए है कि आप कंफ्यूज होकर मार दें नाइट्रोजन, क्योंकि यहाँ दुर्लभ गैस पूछा है, अक्रिय, नॉर्मल गैस नहीं पूछा है। तो दुर्लभ गैस में आते हैं ये, मतलब ये तीनों चारों किस में आते हैं, आर्गन और नियॉन किस में आते हैं, हीलियम भी नहीं आएगा दुर्लभ। तो आर्गन और नियॉन जो होता है ये दुर्लभ में आते हैं। अब इसमें आर्गन का परसेंटेज ज्यादा है, 10.93% है, और नियॉन का कितना है, 0.0018%। तो बहुत याद रखने की इसको जरूरत है नहीं, ओवरऑल काम ऑर्गन से हो जाएगा। तो सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है, ऑर्गन। वायुमंडल में तड़ित के द्वारा किस गैस का स्थिरीकरण होता है। अब ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लोग इसका आंसर नहीं कर पाए होंगे एग्जाम में। अब थोड़ा सा आपको समझाता हूं कि ये स्थिरीकरण होता क्या है। तो वायुमंडल में क्या होता है, बिजली चमकने से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। इसका, नाइट्रोजन का।
अब इस नाइट्रोजन का स्थिरीकरण का मतलब क्या है वो समझते हैं। देखिए होता क्या है कि वायुमंडल में जब नाइट्रोजन को, वायुमंडल क्या होता है कि नाइट्रोजन को पौधों द्वारा उपयोग किए जा सकने वाले रूपों में परिवर्तित कर देता है। यानी वायुमंडल जो है नाइट्रोजन को जब क्या कर देगा कि पौधों में उपयोग किए जाने योग्य, पौधों में उपयोग किए जाने योग्य जब परिवर्तित कर देगा, उसी को हम क्या कहेंगे, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। तो वो करता कौन है, तो वो वायुमंडल में जो ये लाइटनिंग यानी बिजली चमकने वाली जो प्रक्रिया है उसी के माध्यम से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। स्थिरीकरण का मतलब ये है कि वो पौधों के उपयोग में नाइट्रोजन आ जाए। तो इसमें देखिए प्रक्रिया क्या होती है नॉर्मली कि ओवरऑल नाइट्रोजन है, और ये क्या होता है इसमें जब ऑक्सीजन से ये मिलता है तो बनाता क्या है, एन। और डबल ऑक्सीजन मतलब ये ऑक्साइड से मिलेगा, ऑक्सीजन से मिलेगा तो NO2 बनाएगा। तो इससे क्या बन जाएगा, NO2 बन जाएगा। तो NO2 के हम क्या कहेंगे, नाइट्रिक साइड। अब उसके बाद ये जो NO2 है, NO2 होगा क्या कि ये H2O का मतलब वर्षा जल में घुलेगा। नॉर्मली ये होता है कि वायुमंडल में जो ये लाइटनिंग वाली प्रक्रिया से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, यानी नाइट्रोजन गैस वहां पर निकलती है, और नाइट्रोजन से फिर ऑक्सीजन रिएक्शन करके वो NO और या ऑक्सीजन ऑक्साइड बना लेता है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड हो जाता है। और नाइट्रिक ऑक्साइड में जब वो जब जल से मिलता है तो क्या बन जाता है, HNO3। HNO3 HNO3 बन जाता है, प्लस H बन जाता है। HNO3 क्या है, HNO3 को हम कहते हैं नाइट्रस, HNO3 को हम नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। अगर ये NO से H2O जुड़ेगा तो हम उसको क्या कहेंगे, नाइट्रस अम्ल। HNO3 को नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। अब ये जो HNO3 है यह फिर से वर्षा जल के साथ मिट्टी में उपस्थित चूना या क्षारीय पदार्थों के संयोग से पौधों के लिए नाइट्रेट बना देगा। देखिए इतनी सारी जो चीजें मैं बता रहा हूं ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। आपको सिर्फ नाइट्रोजन के बारे में जानना है कि जब भी बिजली चमकती है तो नाइट्रोजन गैस का स्थिरीकरण होता है, आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। लेकिन मैं समझाने का प्रयास ये कर रहा हूँ कि नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड फिर जल वाष्प से जुड़कर क्या बनाएगा, HNO3 बनाएगा। अब फिर ये जो HNO3 है ये पानी के साथ मिलकर कहाँ चला जाएगा, जमीन में, तो यानी पृथ्वी पर। और पृथ्वी पे चला जाएगा तो वहां पर पौधों के लिए नाइट्रेट या नाइट्राइट बना देगा, और जो पौधों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। तो ओवरऑल ये चीज हुआ कि नाइट्रोजन के स्थिरीकरण का मतलब ये है कि वो नाइट्रोजन पौधों के उपयोग में आ गया, उसी को कहते हैं। बस आपको ये समझ में नहीं है तो उसको बहुत सोचने की जरूरत है नहीं। आपको अगर ये समझ में आ गया नाइट्रोजन का स्थिरीकरण क्या है, पौधों में उनका उपयोग कैसे हो जाता है, उसी को स्थिरीकरण कहते हैं। तो आंसर नाइट्रोजन हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में कौन सा दावा सही है। देखिए होता क्या है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये होता है कि यह एक शीतलक गैस है, यानी इसका प्रयोग हम एसी में करते हैं, रेफ्रिजरेटर में करते हैं। तो एसी और रेफ्रिजरेटर में CFC का प्रयोग किया जाता था, शायद अब बैन भी लग गया इस पर। अब इंडिया में इसको बैन लग चुका है। ये करता क्या है कि ये जो गैस है ये ओजोन परत जो हमारी है, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है। यही बोलते हैं कि ओजोन परत का नुकसान मतलब ओजोन का जब क्षरण होगा तो वहां पर छिद्र हो जाएगा। कभी कभी आप सुने होंगे कि ओजोन परत में जो छिद्र है वो बढ़ रहा है, उसका रीजन क्या है, यही सब कुछ गैसें हैं।
ओजोन परत को नुकसान कौन पहुंचाता है? तो यही शीतलक वाली जो गैसें हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा, इसमें दिया क्या है, सीएफसी का उपयोग क्षोभ मंडल के सुधारक के रूप में होता है। क्षोभ मंडल में ओजोन परत पाया ही नहीं जाता, वहां तो ऐसे कट जाएगा। हवाई जहाज के ईंधन के रूप में होता है, गलत है। ओजोन परत के सुधारक के रूप में होता है, नहीं, इससे ओजोन परत को नुकसान होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ओजोन परत को नुकसान होता है। प्रयोग एसी रेफ्रिजरेटर में नॉर्मली किया जाता है। सीएफसी का प्रयोग प्रशीतक यानी ठंडक के रूप में होता है, बिल्कुल सही आंसर यही हो जाएगा। अब क्या सीएफसी की जगह दूसरा कोई आ गया? तो एचएफसी इस समय चल रहा है। एचएफसी का मतलब क्या होता है? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। तो 21 क्वेश्चन 22 चलिए देखते हैं। वायुमंडल की निचली परतों में धुएं और धूल के कणों पर जल की बूंदों के सघन द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? ओवरऑल ये पूछा जा रहा है कि वायुमंडल की, जैसे क्षोभ मंडल में क्या होता है कि निचली परत में धुएं और धूल के कण उड़ते हैं और उसमें जल की बूंदों के साथ वो मिलकर एक धुंध जैसा बना लेते हैं, उसको हम कहते हैं धूम कोहरा। नॉर्मली एक क्या होता है, ठंड में होता है, एक ठंड में कोहरा होता है, तो वो तो एक नॉर्मली नेचुरल है कि यहाँ ठंडी की वजह से वो जलवाष्प दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो धूम कोहरा होता है वो उसमें धुएं और धूल के कणों का जब जलवाष्प के साथ मिलन होता है तब क्या बनता है? धूम कोहरा। तो आंसर क्या हो जाएगा? धूम कोहरा होगा। यानी बोल सकते हैं धुएं, धूल प्लस कोहरा। धुआं, धूल और कोहरा जब मिले जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे? धूम कोहरा। नॉर्मली ये दिल्ली में आप देखे होंगे कि प्रदूषण की वजह से बहुत 10-10 दिन तक कोहरा घेरा रहता है, तो वही है धूम कोहरा। यानी जब अधिक वाष्प वाली बहुत वायु ठंडी हो जाती है तब ये चीज होता है कि वाष्प वायु में बहुत ज्यादा है और वहां पर धूल और ये सब, जैसे दिवाली वाली में धूल बहुत ज्यादा उड़ गया, धुआं उड़ गया, तो उससे मिलकर धूम कोहरा बन जाता है। अब इसमें देखिए, पाला बर्फानी तूफान का मतलब जिसमें बर्फ के साथ तूफान चले तो वो बर्फानी तूफान हो जाएगा। पाला और कुहासा क्या होता है? नॉर्मल कोहरा को ही हम कुहासा कहते हैं, जो ठंड में होती है। अब पाला क्या होता है कि पाला का मतलब ये होता है कि जैसे ठंड के दौरान क्या होता है कि जब जो जल के वो जलवाष्प होते हैं वो कण जम जाते हैं। पत्ती उत्ती पर आप देखे होंगे कि कभी कभी, जैसे आगे ये देखिए यहाँ पत्तियों में ये जो जल के वाष्प जम गए हैं, इससे बहुत ज्यादा पौधों को नुकसान भी होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? पाला कहते हैं। यानी ठंड के दौरान जलवाष्प का जमकर पेड़ पौधों पर आपको देखने को मिलेगा, उसी को हम जलवाष्प कहेंगे। ये देखिए धूम कोहरा है और ये है ठंड वाला कोहरा। ये नेचुरल फीचर है, ये प्रदूषण की वजह से हो रहा है। ये पाला भी नेचुरल फीचर है, ठंड की वजह से होता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? हम नॉर्मली ये क्वेश्चन हो सकता है कि वायुमंडल में न रखें, लेकिन फिर भी दिया था तो हमने इसको रख लिया कि पृथ्वी को सौर वायु और ब्रह्मांडी विकिरण से बचाना, इसका आंसर हो जाएगा। यानी होता क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र की जो बात हो रही है, तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से लेकर अंतरिक्ष तक फैला हुआ है, यानी ओवरऑल ये पृथ्वी है। तो ये इनर से लेकर, क्योंकि यहाँ पर आप लोहा ये सब चीजें चुंबकीय क्षेत्र देखने को मिलता है, और बाहर भी जो यानी अंतरिक्ष वाला एरिया है तो वहां भी। तो पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है पृथ्वी के आंतरिक भाग से लेकर अंतरिक्ष तक फैला हुआ है ये। और इसका मेन काम क्या है? ये जैसे चुंबकीय क्षेत्र है तो ये करता क्या है कि ये जो सौर वायु है यानी सोलर वाली, यानी इसमें टेम्परेचर ज्यादा होता है, वो वाली हवा जो है, और ब्रह्मांड की जो विकिरण होती हैं, इन दोनों से बचाता है पृथ्वी को। ये जो चुंबकीय क्षेत्र होता है सौर वायु और ब्रह्मांडी विकिरण से बचाता है। किसको बचाता है? तो अपने आप यानी पृथ्वी को बचाता है। तो पृथ्वी को सौर वायु और ब्रह्मांडी विकिरण से बचाने का काम किसका है? चुंबकीय क्षेत्र का।
ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान क्या है? ये ऑलरेडी वायुमंडल से रिलेटेड एक प्लान आया था प्रदूषण से लेकर, तो क्वेश्चन ईएमटीएस 2023 में पूछा गया। देखिए, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान कुछ और नहीं है, ये एक 2016 में मतलब प्लान किया गया था। कौन किया था? तो पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2016 में एक प्लान लेकर आए वायु प्रदूषण को कम करने के लिए, और ये 2017 में सबसे पहले लागू कहाँ किया गया? तो एनसीटी यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी और दिल्ली। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि एनसीटी अलग है, दिल्ली अलग है। दिल्ली तो एक है, लेकिन उसके आसपास के कुछ एरिया को हम नेशनल कैपिटल टेरिटरी में रखते हैं। 2017 में कहाँ लागू हुआ? दिल्ली में लागू हुआ। बस इतना याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए आया था। तो कभी पूछा जाएगा तो आप आंसर आराम से इसका मार्क कर सकते हैं। नहीं पढ़े होंगे तो आप कर ही नहीं पाएंगे। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे? यानी होता क्या है कि जैसे ये पृथ्वी है, तो वायु जो ऊपर है, तो वायु का कुछ ना कुछ तो वेट होता है, वायु स्थान घेरती है, तो उसका जो एक प्रेशर है पृथ्वी पर लग रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं? वायु दाब कहा जाता है उसको। तो यही पूछा जा रहा है कि हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे? तो उसको कहते हैं वायुमंडलीय दबाव। देखिए, वायुमंडलीय दबाव होता क्या है, एक बार फिर से समझिए कि वायुमंडल में मौजूद हवा का जो अपना भार है, जो मैंने बताया अभी, पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण इस वायु को अपनी ओर खींचती है, क्योंकि पृथ्वी का सेल्फ गुरुत्वाकर्षण है, और ये क्या कर रही है कि वायु को अपनी तरफ खींच रही है। और इस तरह वायुमंडल की जो ऊपरी हवा की परत है, उसका दबाव नीचे पड़ता है। यानी वायुमंडल की जो पांचों परतें और जो हवा है, तो उसका दबाव नीचे की ओर पड़ता है, और जो दबाव ऊपर से नीचे आता है वह सतह पर पड़ता है, उसी को हम वायुमंडलीय दबाव कहते हैं। ओवरऑल एक लाइन में कहें कि वायुमंडल की जो परतें, वायुमंडल का जो भार है, वो पृथ्वी पर एक प्रेशर लगाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दबाव कहते हैं। अब वायुमंडलीय दबाव मापा किससे जाता है? तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, बैरोमीटर से। किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। इसमें देखिए पूछा जाता है कौन सा इसमें द्रव्य होता है, तो यहाँ पर देखिए मरकरी यानी पारा का प्रयोग किया जाता है इसमें। बस नॉर्मली यही क्वेश्चन बनते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन और बनता है कि ये जो पृथ्वी के अब जैसे कैसे मापते हैं, तो पृथ्वी के सतह से मापते हैं। अगर आप ऊंचाई पे जाएंगे तो वायुमंडलीय दबाव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा दबाव कहाँ होगा? समुद्र पर। यानी समुद्र के तल पर ही तो सबसे मतलब लास्ट पॉइंट तो वही है। समुद्र के तल से हम तुलना करते हैं कि ऊंचाई कहाँ कितनी है, तो समुद्र के तल पर कितना दबाव होता है? 1013.25 मिली बार। अब यहां पर देखिए ये क्या है? 1013.25 मिली बार पर इंच। यहां पर क्या दिया है? 1.053 किलोग्राम एक वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आपको याद नहीं रखना है, नॉर्मली ये याद रखिए कि 1013.25 मिली बार पर इंच होता है। कभी पाउंड में पूछे तो 14.7 पाउंड होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया, इसको याद रखिएगा। बाकी ये आ गया तो ठीक ही है, 1013.25 मिली बार। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, और जो कि लास्ट क्वेश्चन है। एक प्राकृतिक रूप से होने वाली परिघटना है जो पृथ्वी की सतह और वायुमंडल के गर्म होने के लिए जिम्मेदार है। मतलब कौन सी ऐसी घटना है जो पृथ्वी की सतह और वायुमंडल, यानी जो पृथ्वी की सतह है, स्थल मंडल और वायुमंडल, दोनों को गर्म करती है? तो वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसको कहते हैं। हरित गृह प्रभाव हिंदी में लिखा है, लेकिन ओवरऑल क्या होगा इंग्लिश में? ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है उसको थोड़ा समझते हैं। देखिए होता क्या है कि सूर्य से कुछ प्रकाश की किरण आ रही हैं, अब वो पृथ्वी पर पड़ती हैं, पड़ने के बाद क्या होती हैं? वो रिफ्लेक्ट होती हैं। लेकिन वायुमंडल में क्या होता है कि इसमें कुछ ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी के
इर्द गिर्द पाए जाते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब क्या है? ग्रीन हाउस गैस हैं। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? CO2 है, CH3 मीथेन है, CFC, ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, अगर जब एक बैलेंस में ये गैसें हैं तो कुछ टेम्परेचर तो यहाँ से लौट जाएगा और कुछ टेम्परेचर यहाँ से, ये मतलब क्या होती है, सूर्य की प्रकाश को जाने नहीं देती। यानी अगर पृथ्वी से रिफ्लेक्ट होकर गई तो फिर यहाँ से देखिए सूर्य से प्रकाश आई, फिर यहाँ गई गैस में, अब गैस जाने नहीं दिया तो फिर ये यानी पृथ्वी के जो वायुमंडल है उसको, यानी क्षोभ मंडल वाला जो एरिया है स्थल मंडल, उसको गर्म करता है। अब समझिए कि एक बैलेंस में गर्म करना तो सही है, क्योंकि अगर नॉर्मली समझिए कि यहाँ पर गर्मी जो एक नॉर्मल टेम्परेचर है वो खत्म हो जाए, 0 डिग्री हो जाए, तो क्या यहाँ पर जिंदा रह पाएगा कोई इंसान? वो जीवन के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन समस्या कहाँ होती है? जब ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये मीथेन, ये सब बढ़ने लगते हैं। अब बढ़ते कब हैं? वो प्रदूषण, कारखानों के प्रदूषण, इन सब की वजह से CO2 का, जब जैसे ये नॉर्मली जो गाड़ी से धुआं निकलता है CO2, तो वहां जब बड़ी बढ़ने लगते हैं तो उससे होता क्या है कि ये जो गैस है ये ज्यादा हो जाते हैं। और जो ये जो गैस है वो ज्यादा हो जाते हैं तो जो ये रिफ्लेक्शन वाली चीजें हैं, जैसे एक नॉर्मल बैलेंस में है तो चीजें ठीक हैं, लेकिन ज्यादा गैस हो जाएंगी तो ज्यादा यहाँ से रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगा, ये गैस रोक लेंगी। और उससे होगा क्या कि ये पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ने लगेगा। अब पृथ्वी के टेम्परेचर बढ़ने से होगा क्या कि जो ग्लेशियर हैं वो गलने लगेंगे, और गलने से क्या होगा? समुद्र का जो लेवल बढ़ने लगेगा, और समुद्र के बढ़ने से क्या होगा? बाढ़ आएगा, कहीं कहीं सूखा पड़ेगा, कहीं कहीं बाढ़ आएगा। तो यही सब समस्याएं देखने को मिलती है। ओवरऑल होता क्या है, ग्रीन हाउस गैस हमारी पृथ्वी को एक बैलेंस में टेम्परेचर मेंटेन करता है, लेकिन जब ये ज्यादा हो जाएगा तो पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगा। यही रीजन है कि इसके लिए बहुत सारा मिशन भी चल रहा है कि जो टेम्परेचर आज गर्मी में 50 डिग्री पहुंच जा रहा है, उसका मेन रीजन क्या है? यही प्रदूषण है, कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा होना है। तो इन सब चीजों को जब हम बैलेंस में, गाड़ियों में ये कार्बन उत्सर्जन कम हो जाएगा तो अपने आप होगा क्या कि ये गैसें बैलेंस में हो जाएंगी, फिर टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा पृथ्वी का। तो इसी को कम करने के लिए मिशन चल रहा है। तो ओवरऑल आप समझे होंगे ग्रीन हाउस गैस क्या है, और यहीं पर पूरा वायुमंडल का क्वेश्चन खत्म हो गया। आप यहाँ तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी कुछ सुझाव हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा। कुछ इम्प्रूवमेशन और बहुत सारी चीज़ धीरे धीरे इम्प्रूव होंगी। हाँ, अभी चैनल नया है, इसके पहले कुछ चैनल थे उस पर मैं देख रहा था, पढ़ा रहा था, सोच रहा था, लेकिन अभी इस चैनल पे एकदम नया, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाकर प्रयास कर रहा हूँ कि चीज़ों को समझाने का प्रयास करूँ, और आप समझे भी होंगे अच्छे से। तो ठीक है, यहाँ पर क्लास को द एंड करते हैं, और आप वायुमंडल को अब कहीं भी टेस्ट हो या मॉक टेस्ट पेपर में देंगे, ऐसा नहीं होगा कि आप क्वेश्चन को कर नहीं पाएंगे, यदि आप सही से पूरी की पूरी क्वेश्चन को सही से सोचे होंगे, समझे होंगे और ध्यान से देखे होंगे तब। तो चलिए यहाँ पर द एंड करते हैं क्लास को। हाँ, इसका जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ये PPT वाला। आपको रिवाइज करना तो आप वहाँ से कर सकते हैं।